हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 14 करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का टेस्ट अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब किस भारतीय शहर में स्थापित होगा। दोस्तों, ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम में। कहाँ पर हो जाएगा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन है कि शर्म अल शेख शांति शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया और पूछा जाए कौन सा कथन सही है। पहला कथन आपका, इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने की थी। दोस्तों, बिल्कुल कथन ये सही है आपका। दूसरा कथन है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गलत। यहाँ पर विदेश मंत्री ने नहीं किया था दोस्तों, राज्य विदेश मंत्री ने। किसने किया था? राज्य विदेश मंत्री अभी वर्तमान में भारत के कौन है? तो वो हो जाएंगे रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति ने इसमें दोस्तों आपका भारत का प्रतिनिधित्व किया था, भाग लिया था। अगला कथन है कि यह 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान वाले देशों के प्रमुख सम्मेलन का आयोजन जो है दोस्तों कहां पर किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में। अगला आपका प्रश्न है कि लाइव कैश डैशबोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये लॉन्च नहीं किया गया था, ये विधि एवं कानून मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विधि एवं कानून मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला कथन है कि इसे कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम LIMBS के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में इनके उन्नयन से पहले काबुल में भारत की राजनयिक उपस्थिति की प्रकृति क्या थी? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसके उपस्थिति के कारण दोस्तों आपका भारत का उन्नयन काबुल में राजनयिक उपस्थिति की प्रकृति थी। दोस्तों, ये आपका हो जाएगा एक सीमित तकनीकी मिशन। क्या हो जाएगा? एक सीमित तकनीकी मिशन के पहले। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही सावलकोट जल विद्युत परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे चिनाब नदी पर बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है क्या दोस्तों? तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसे हिमाचल प्रदेश में एक रन ऑफ द रिवर परियोजना के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। तो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपका देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सितंबर 2025 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मई 2026 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किस अधिकारी के सेवा का विस्तार मंजूरी किया है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा अनिल चौहान। क्या हो जाएगा? अनिल चौहान। भारत के दूसरे CDS कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान जी है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। पहले CDS कौन थे दोस्तों? तो पहले CDS थे आपके जनरल बिपिन रावत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। चलिए दोस्तों, केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सर्पदंश विष को अत्यंत सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व की बीमारी के रूप में अधिसूचित किया है, जो कि बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार ने सर्पदंश विष को एक अधिसूचित रोग बना दिया है, ये भी सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे के देखिए क्या कह रहा है कि पिच रेटिंग्स ने हाल ही में सितंबर 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर का वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमान किससे संशोधित किया है दोस्तों? तो ये आपका कितना हो जाएगा? 6.5% से 6.9%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में खेली जाने वाली भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज 2025 के संदर्भ में पूछा जा रहा है। 2 कथन दिया गया, पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो भारत ने वेस्ट इंडीज को 2-0 से हराया है दोस्तों। तो ये आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द
सीरीज का पुरस्कार दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये कुलदीप यादव को नहीं दिया गया है, ये आपका रविंद्र जडेजा को दिया गया है। किसको दिया गया है? रविंद्र जडेजा को दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? 26 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका नाम क्या हो जाएगा? ई विटारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ई विटारा इसका नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध जो 2025 का 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 को कहां पर आयोजित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों फोर्ट वेलराइट अलास्का में। कहां पे किया गया था दोस्तों? अलास्का में किया गया था। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह का दोस्तों विशेषता पूछा जा रहा है। निसार दोस्तों नासा और इसरो का संयुक्त रूप से आपका उपग्रह बनाया गया है, निसार उपग्रह। इसका विशेषता पूछा जा रहा है। इसका विशेषता क्या हो जाएगा दोस्तों? यह द्वि आकृति रडार है, एल बैंड और एस बैंड है दोस्तों, इसमें इसका उपयोग करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेद्दा में दूसरी भारत सऊदी अरब रणनीति साझेदारी परिषद की दोस्तों बैठक की सह अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो यह सह अध्यक्षता किसके बीच हुआ है दोस्तों? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। किसके बीच हुआ है? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मध्य हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दोस्तों कह रहा है कि 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में दो कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है आपका। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंट फ्रंट द्वारा ली गई है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और इस हमले के समय प्रधानमंत्री सऊदी अरब यात्रा पर थे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा पर थे, ये आपका हो जाएगा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल 34वां तथा 35वां राज्य कौन सा है दोस्तों? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल 34वां तथा 35वां राज्य कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा उड़ीसा और दिल्ली। क्या हो जाएगा? उड़ीसा और दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्मृति रजिस्टर 2025 में यूनेस्को द्वारा शामिल कौन से दो ग्रंथ है दोस्तों? तो इन दोनों ग्रंथों का नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। स्पाइडेक्स मिशन 2025 के संबंध में सही कथन का चयन करना है दोस्तों। स्पाइडेक्स मिशन 2025 के संबंध में सही कथन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यह मिशन मानव आधारित मिशन था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला रेलवे वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज दोस्तों का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर में नहीं किया गया दोस्तों, यहाँ पर गुजरात में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? गुजरात में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि आरबीआई द्वारा जारी 9 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार क्रमशः रेपो पर और रिवर्स रेपो पर जो है रेपो दर पर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर दर होगा। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर कितनी दर्ज की गई है दोस्तों? यहाँ पर पूछा जा रहा है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जारी किया जाता है, तो यह वर्तमान में कितनी दर्ज की गई है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका रेपो दर जो है 6% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% जो आपका दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है। तत्परता सूचकांक में भारत कितने स्थान पे है? तो आपका दोस्तों हो जाएगा 36वां स्थान पे। कितने स्थान पे है? 36वां स्थान पे है। औद्योगिक क्षमता में भारत किस स्थान पे है दोस्तों? तो 10वां स्थान पे है। शांति सूचकांक में भारत दोस्तों आपका 115वां स्थान पे है और एआई आधारित निवेश में भारत जो है 10वां स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि 2025 पर आधारित नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो आपका 2025 में जो नियुक्ति हुआ है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। तो एक कथन इसमें आपका गलत होगा और 3 कथन जो है सही हो जाएगा। पीएम की निजी सचिव के रूप में दोस्तों निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है, ये जो कि बिल्कुल सही है।
अगला आपका 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश महेश्वरी को नियुक्त किया गया, ये भी सही है। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव शार्ली बोचवे को बनाया गया है, ये भी दोस्तों सही है। और इसका जो गलत उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 80वां संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, मसाकी काशीवारा, ये आपका जो है गलत उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि छठा बिमस्टेक के संबंध में कौन सा कथन जो सही है। इसमें से सही कथन को चुनना है, कौन सा कथन सही हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा बिमस्टेक की छठा बैठक का आयोजन जो है बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। कहां पर किया गया था, बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था और यह छठा संस्करण था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, 19वां रामनाथ गोयनका अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है। ये किसके प्रदान किया गया दोस्तों, ये आपका हो जाएगा मृदुलिका झा, किसको प्रदान किया गया है, 19वां रामनाथ गोयनका अवार्ड 2025 मृदुलिका झा को प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है दोस्तों, 25 में कह रहा है 1781 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसों की स्थापना किया था। तो कहाँ पे किया था दोस्तों, यह पूछा जा रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन हम लोग देख देते हैं एक बार, कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, आपका कलकत्ता में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, कलकत्ता में मदरसों की स्थापना किया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 26 में कह रहा है कि डैश ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने के अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था दोस्तों। यह किसके द्वारा शुरू किया गया था, इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था। तो उसका गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा दोस्तों, चार्ल्स कॉर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है दोस्तों कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। क्या कर दिया था दोस्तों, अस्वीकार कर दिया था। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों कथन। वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी भाषा के प्रोत्साहन को अध्ययन को प्रोत्साहित करता था दोस्तों। तो इसका कारण भी सही है और कथन भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या जो है ठीक तरह से नहीं हो रहा है। इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु इसका व्याख्या जो है सही नहीं है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापकगत नीति क्या होता है दोस्तों, व्यापकगत नीति होता है जो राज्य हड़प नीति कहा जाता है इसको। तो कि व्यापकगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, तो वो कौन सा राज्य था दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो वो कौन सा राज्य था आपका हो जाएगा दोस्तों सतारा हो जाएगा। व्यापकगत नीति के सहारे लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को हड़प लिया था। आगे बढ़ते हैं। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था, ये पूछा जाए। किसने डिजाइन किया था दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी दोस्तों। कोर्ट ऑफ सर्किट जो है योजना किस योजना के तहत स्थापित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो 1793 का न्यायिक योजना जो आपका है, न्यायिक योजना 1793 में, इसके तहत जो आपका ये कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें कह रहा है दोस्तों कि 1798 ईस्वी में कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने एक विशाल महल गवर्नमेंट ऑफ हाउस का निर्माण किया दोस्तों। गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किसने करवाया था 1798 ईस्वी में, पूछा जा रहा है। तो ये किसने करवाया था दोस्तों,
लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। किसने करवाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वेलेस्ली के शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेलेस्ली के शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिया गया और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है। वेलेस्ली के शासन में 6 वर्षों में कंपनी के कुल व्यय का 42.5% हिस्सा सेना के लिए था दोस्तों। ये कहा जा रहा है यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा दोस्तों गलत। क्या हो जाएगा? गलत है। वेलेस्ली के प्रशासनिक उपाय कंपनी के मामले तक सीमित थी, तो इसका भारतीय शासक परिवारों से व्यावसायिक सैन्य मामलों कोई लेना देना नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों गलत। ये भी गलत हो गया और पहला भी आपका गलत है। पहला क्या है दोस्तों आपका? पहला जो आपका सही है और दूसरा क्या है? गलत है। ये आपका लेना देना नहीं था दोस्तों, ये आपका लेना देना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कह रहा है दोस्तों कि द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम इनमें से किस गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित किया गया था? तो फोर्ट विलियम का कॉलेज जो था किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? ये आपका रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेलेस्ली के द्वारा स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि डैश 1813 से 1823 ईस्वी तक गवर्नर जनरल था, तो वो कौन था जिसके द्वारा जो है सर्वोच्चता की एक नीति शुरू की गई थी? तो ये दोस्तों कौन था दोस्तों? ये कौन था? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसने 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल बना था बंगाल का, और यह दोस्तों सर्वोच्चता की एक नीति शुरू किया था। अब कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च था, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। तो ये आपका कौन था दोस्तों? लॉर्ड हेस्टिंग था। आगे बढ़ते हैं। 1809 ईस्वी में लॉर्ड में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो कौन कौन लॉर्ड था दोस्तों? कौन लॉर्ड था जिसने महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ये आपका कौन था दोस्तों? चार्ल्स टी मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स टी मेटकॉफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। किस गवर्नर जनरल के वायसराय में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था दोस्तों? सिंध पर विजय लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में आपका ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता है दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी का किस कार्य का श्रेय जाता है? पंजाब का विलय लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था, मैसूर का विलय और सतारा का विलय, इन तीनों प्रांतों का विलय जो है लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था, लेकिन बंगाल का विलय जो है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने नहीं करवाया था। ये आपका हो जाएगा गलत। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में कि 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल कौन था? तो 1856 में गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये आपका गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने के लिए पहला कदम उठाया गया और 1870 ईस्वी से भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी? या किसके कार्यकाल में की गई थी दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही वीवीआई इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि पहली बार जनगणना दोस्तों किसके कार्यकाल में हुई थी? ये यहाँ पर पूछा जा रहा था। आपका लॉर्ड मेयो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड मेयो। 1872 में दोस्तों पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का वायसराय किसने दोस्तों? आपका हो जाएगा लॉर्ड लिटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन हो जाएगा। इसने दोस्तों अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। बढ़ते हैं आगे। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था दोस्तों जिसने ओवन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखा था दोस्तों? ये गवर्नर जनरल कौन था? ये आपका हो जाएगा लॉर्ड लिटन। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कर रहा है? स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए
स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया था दोस्तों? तो स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लॉर्ड रिपन ने लाया था। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति किया था? ये प्रश्न भी बीबीआई इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने किया था दोस्तों? ये हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1882 में लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। आगे बढ़ते हैं, सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो सीपी इल्बर्ट किसके अधीन परिषद के अध्यक्ष थे दोस्तों? ये सदस्य थे, तो ये पूछा जा रहा है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, निम्न गवर्नर जनरलों में किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो आपका कहकर उपहास किया था दोस्तों? अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किसने उड़ाया था दोस्तों? ये आपका पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। आगे बढ़ते हैं, जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली थी वह वायसराय कौन था? वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है दोस्तों, साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना किया गया था दोस्तों? तो आप सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, लॉर्ड कर्जन को साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल कहा जाता है। इसके द्वारा किसकी स्थापना किया गया था? तो आपका हो जाएगा इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स। क्या हो जाएगा? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स का स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 1902 में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना किया गया था? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना किस वायसराय के अंतर्गत किया गया था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन किसके वायसराय के काल में हुआ था दोस्तों? तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। रॉयल कमीशन सिविल सेवाओं के संबंध में 1912 में रॉयल कमीशन का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था दोस्तों? तो आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 53, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तत्कालीन वायसराय द्वारा डैश की सिफारिश पर पारित किया गया था दोस्तों? तो आपका कौन सा हो जाएगा वायसराय? ये वायसराय का नाम हो जाएगा दोस्तों एडविन मॉन्टेग्यू। क्या हो जाएगा? एडविन मॉन्टेग्यू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ रेंगना पड़ता था दोस्तों? एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ रेंगना पड़ता था। यह ब्रिटिश अधिकारी कौन था जिसने यह क्रॉलिंग ऑर्डर पास किया था? तो ये कहा जा रहा है दोस्तों, ये आपका कौन हो जाएगा? जनरल डायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। आगे बढ़ते हैं, 55 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने वर्ष 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेट को स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किया था? डोमिनियन स्टेट के स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने किया था? ये दोस्तों किया था लॉर्ड इरविन ने। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था, 1929 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस वायसराय ने यह कहा था कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। यह किसने कहा था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 56, यह दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड विलिंगटन ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 57 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने वर्ष 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? ये दोस्तों वायसराय कौन था? ये वायसराय हो जाएगा दोस्तों आपका लॉर्ड लिनिथगो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनिथगो। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि डैश ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा किया था दोस्तों? तो ये कौन था? द्विविभाजन की घोषणा किसने किया था दोस्तों? ये आपका हो जाएगा लॉर्ड लुई माउंटबेटन। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59,
रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में जब पारित हुआ था उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था आपका बेंजामिन डिजराइली। कौन था? बेंजामिन डिजराइली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के भारत के गवर्नर जनरल के रूप में आपका अभिहित किया गया था? तो ये कौन सा एक्ट था ये पूछा जा रहा है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61 में दोस्तों कह रहा है कि निम्न गवर्नर जनरल पर विचार कीजिए और इसका सही कालक्रम दोस्तों बताना है। आपका सही कालक्रम क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड लॉरेंस है और लॉर्ड डफरिन है। इसका सही कार्यकाल क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही कार्यकाल हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लॉरेंस के बाद लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड डफरिन और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं क्या कर रहा है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। ये कथन दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। अगला कथन देखते हैं कि अगला कथन क्या है। अगला कथन है दोस्तों, अगला कथन है इसमें कि पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। ये कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। 63 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 ईस्वी में इंग्लैंड से मद्रास आए थे। ये कथन दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट्स को नियुक्त किया था। ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 64 में कह रहा है लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में 2 कथन दिया गया है और कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा जा रहा है। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा करना, ये दोनों काम इसने किया था क्या दोस्तों? बिल्कुल किया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसमें दोस्तों सुमेलित करना है। 65 में सुमेलित करना है। द कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था या फिर किसके कार्यकाल में किया गया था? वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किया गया था। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये दोस्तों विलियम जोन्स के शासनकाल में हुआ था। और बनारस में संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के कार्यकाल में हुआ था। तो 1 2 3 आपका ये तो ऑलरेडी ही मैच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 में कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में सही नहीं कहा गया है दोस्तों? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये आप कहा जाएगा दोस्तों कि वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। ये तो बिल्कुल सही है। वह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये आपका हो जाएगा गलत। वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। ये भी सही है। वह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय थे। ये भी सही है। इसमें जो गलत कथन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा महात्मा गांधी को कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भेजा गया था दोस्तों? किसे भारत भेजा गया था ये पूछा जा रहा है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था? ये दोस्तों कई बार पूछा गया है। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका रेजिनॉल्ड डायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर डायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर डायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय वास्तविक कारण जो माना जाता है वो कौन सा कारण है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। ये कौन सा कारण है? आइए इसका जो है हम विकल्प देखते हैं। ये दोस्तों क्या कारण हो जाएगा? इसका कारण था दोस्तों अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 में क्या कर रहा है दोस्तों? असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपका रिपीट हो रहा है इसका उत्तर जो है दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 में कह रहा है
प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किसने और किस वर्ष में करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? लॉर्ड रिपन ने करवाया था 1882 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं का युग्म सही दोस्तों। चलिए यहाँ पर दोस्तों आपका सुमेलित ऑलरेडी सुमेलित है, इसको दोस्तों बताना है कि कौन सा सही सुमेलित जोड़ा है, ये पूछा जा रहा है। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना के संस्थापक कौन थे, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? ये आपका विलियम जोन्स नहीं थे, ये गलत हो गया। कलकत्ता मदरसा के वारन हेस्टिंग्स थे, केवल 2 सही है दोस्तों, इसमें केवल 2 सही है, बाकी आपका 1 और 3 इसमें गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है डैश के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। इस नीति में कंपनी ने दावा किया कि उसकी सत्ता सर्वोपरि या फिर सर्वोच्च है, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। तो यह दोस्तों कौन था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। 73 में कौन हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1851 ईस्वी में गवर्नर जनरल जो था आपका लॉर्ड डलहौजी, इसने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन किया कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, यह कौन सा दोस्तों राज्य हो जाएगा? एक चेरी जो हमारे मुंह में एक दिन गिरेगी, यह दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने कहा था 1851 ईस्वी में। यह किस प्रांत के बारे में कह रहा था दोस्तों? तो अवध के बारे में कह रहा था। अवध के बारे में कह रहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई है? तो वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया है। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा कथन जो है लागू नहीं किया गया था सहायक संधि के दौरान? दूसरों के खर्च पर एक विशाल सेना बनाए रखना, यह तो बिल्कुल किया गया था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित करना, यह भी सही है। कंपनी के लिए एक नियत और आय का प्रबंधन करना, यही आपका गलत हो गया दोस्तों। और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलत है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा टेस्ट 14 यहाँ पर खत्म होता है। आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इससे पहले का अगर क्लास नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर जो है सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और डबल स्टार टेस्ट सीरीज जो तो टेस्ट सीरीज 7 तक जो है पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जाकर देखिए, हमारा चैनल विजिट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।